निवेश.com की एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट्स की मॉडरेटर हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप कर हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए चैट के ऑप्शन को प्रेस करना है और अपना सवाल टाइप करना है। सेशन के बाद हम सभी सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट टू बिल्डिंग वेल्थ इन टर्बुलेंट मार्केट्स। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सीईओ मिस राधिका गुप्ता जी मौजूद हैं। हमारा आज का टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग हमारे स्पीकर भी हैं। सो राधिका जी, शी इज अ ग्लोबल सिटीजन ग्रोन अप इन 4 कॉन्टिनेंट्स और ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर भी हैं। इनफैक्ट ये टेडेक्स और जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे भी एज अ स्पीकर रही हैं। ऑल्सो इनके यूट्यूब वीडियो द गर्ल विद द ब्रोकन नेक पर शी हैज गेन मोर देन 100,000 व्यूज, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी की यात्रा बयान की। प्रोफेशनली राधिका जी एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है जो कि इंडिया में और ग्लोबली भी एसेट मैनेजमेंट में डाइवर्स एक्सपीरियंस रखती हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैकेंजी के साथ की और बाद में इन्होंने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन किया और फिर AQR कैपिटल में हेज फंड्स को शुरू किया। 2009 में ये इंडिया आई और अपना खुद का वेंचर फोर फ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट की शुरुआत की, जो कि 2014 में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया। और उसके बाद राधिका जी ने एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी कंपनी के CEO एंड फाउंडर मिस्टर अनुराग गर्ग जी को, जो कि राधिका जी को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी एडलवाइस की अचीवमेंट हम सभी के साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू अनुराग जी। Thank you, Suruchi, and welcome Radhika on the show. It's really great to have you here and very inspiring to see you leading a mutual fund house in an industry which is otherwise dominated largely by males. And I must tell our audience, जो फंड है उसका जो EUM था जब उन्होंने टेक ओवर किया 2017 में, इट वाज जस्ट 8,000 करोड़, जो कि आज करीब 36,000 करोड़ पर पहुंच गया है। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एंड राधिका यू कैन करेक्ट मी इफ सम नंबर इज रॉन्ग. So it's really a great achievement, and there are a number of other achievements like JP Morgan म्यूचुअल फंड को acquire किया गया एडलविस के द्वारा उनकी दौरान, और अब जो उनका एम है कि टॉप 10 AMCs में 2025 में वो आ जाएं, एंड आई एम श्योर कि उनकी लीडरशिप में ये जरूर होगा. राधिका, जो निवेश है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट का एक्सेस हर नूक एंड कॉर्नर पे नहीं है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एडवाइजर इसके कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जिससे आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और एडवाइजर जो है वो एंड कस्टमर के साथ जुड़कर उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. तो टाइम टू टाइम हमको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मार्केट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, वेल्थ कैसे बिल्ड की जाए, तो इसलिए हमने ये अपनी सीरीज शुरू करी है जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं. तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ओवर टू यू. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी एंड द एंटायर टीम ऑफ निवेश. यू नो इट इज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से. आई नो आप लोग दिल्ली में हैं, मैं भी, मेरा होम टाउन दिल्ली है, मैं 6 महीने से घर से काम कर रही हूँ और मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं. तो द फर्स्ट ट्रिप आई वांट टू टेक इज बैक टू दिल्ली, सो आई फील वेरी मच अ पार्ट ऑफ यू. और आपने दो बहुत अच्छी बातें कही निवेश.com, निवेश के प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं. पहली बात तो आपने एडवाइजर की और हमारा एडलवाइज म्यूचुअल फंड का, इन एडिशन टू ऑल द साइज अचीवमेंट्स दैट यू ग्रेशियसली मेंशन्ड, हमारी ब्रांड कैंपेन बहुत टाइम से रही है एडवाइस ज़रूरी है. हम एडवाइज़र के रोल की बहुत इज्जत करते हैं और ख़ासकर वॉलेटाइल मार्केट में मेरे हिसाब से एडवाइज़र एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है निवेशकों की जर्नी में. सो आई थिंक द फैक्ट कि आपका ये प्लेटफॉर्म ये करता है बहुत अच्छी बात है. और दूसरा, आपने डिजिटल की बात की. अगर हम आज के दौरान कुछ कर पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ निवेश कर पा रहे हैं, कुछ बिजनेस कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की
कारण है। तो आई थिंक ये दो चीजें जब साथ आती हैं तो बहुत मायने रखती हैं। तो आई एम ग्लैड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग। मैं ऐसा करती हूँ, क्या करती हूँ, एंड आई जस्ट टेक अ मिनट टू शेयर माय स्क्रीन व्हिच होपफुली यू विल बी एबल टू सी। I think you should be able to see my screen now. But मैं आज दो तीन तरह की बातें करना चाहती हूँ and I wish मैं ये बातें actually webinar पे नहीं in person कर रही होती, but दो तीन बातें करना चाहती हूँ। एक तो मुझे लगता है हम आज के the last 2-3 days have really exaggerated this. जिस दौरान में रहते हैं वो बहुत नेगेटिव और न्यूज ड्रिवन दौरान है, और जब हम आज की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। एंड दूसरा, वी लूज पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। कल जो हमारे साथ हुआ था, कहाँ तक हमने तरक्की की है, और आने वाला कल हमारा कैसा लगेगा। आज मैं एक ग्रुप मीटिंग में थी तो हमारे चेयरमैन रशेश कह रहे थे कि जो 1 साल और 2 साल की जर्नी है ना, वो हमें इतना स्कार कर देती है कि हम 5 साल भी आगे देखना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और 25 साल आगे या 25 साल पीछे की तो हमें कोई रिकलेक्शन ही नहीं होती। तो आज मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान के पास्ट और फ्यूचर की बात करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जानते हुए कि आने वाला कल शायद कैसा हो सकता है, उसका क्या रंग है, लेकिन क्योंकि आज का मार्केट वॉलेटाइल है, हम लोग क्या कर सकते हैं एडवाइजर्स के तौर पे, निवेशकों के तौर पे। तो ये दो बातें मैं करना चाहती हूँ, और मैं एक्चुअली आपको ले जाना चाहती हूँ। दिस होल कॉन्सेप्ट वाज इंस्पायर्ड बाय माय फादर। वो विदेश मंत्रालय में उन्होंने अपना करियर गुजारा, एंड व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर इन 1976 इन फॉरेन सर्विस, तो वो कहते थे कि हिंदुस्तानी डिप्लोमेट को बाहर कोई खास इज्जत नहीं मिलती थी। उनके जो चीनी या रूसी या अमेरिकी काउंटर पार्ट्स थे, डिडंट रियली केयर, बिकॉज इंडिया का कोई इकोनॉमिक स्टैचर नहीं था। एंड देन ही सॉ इंडिया चेंज। ही सॉ द 90s, जब IT का हम सबको पता है रेवोल्यूशन आया इंडिया में। Then he saw the decade of 2000s. He saw the nuclear tests, everything that happened with Pokhran. And by the time वो retire करे in the late 2000s, जो उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, चाहे वो जर्मन या जापानी या US काउंटर पार्ट से थे, वो बहुत बदल गई थी। तो वो मेरे से बार बार कहते हैं कि तू करियर के लिए म्यूचुअल फंड मार्केट करती है, मैंने तो इंडिया मार्केट करा है अपनी पूरी जिंदगी, और मुझे खुशकिस्मती हुई है कि मैंने इंडिया मार्केट किया है, और मैंने इंडिया के बदलते रूप देखे हैं, जो शायद तुम लोग अपने कोविड और लोकस्ट और ड्रग स्कैंडल और ये जो आज के दौरान में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो सब तुम लोग भूल जाते हो। So I want to hark back in this first section to the past of India, and this was a little inspired by the fact that we just finished Independence Day. तो अगर आप इंडिया को 1947 में देखें, and if this was an interactive webinar, you could have put it on the chat window. But in 1947 हिंदुस्तान का GDP 2.7 लाख करोड़ था, जो कि आज 200 लाख करोड़ हो गया है। More interestingly, हमारा as a country savings rate सिर्फ 8% था, जो कि उस टाइम से 4 गुना ज्यादा हो गया है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैव गॉन फ्रॉम 1 बिलियन टू 500 बिलियन। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक लगा। इंडिपेंडेंस के टाइम सिर्फ 1500 गांवों में बिजली आती थी, 1500 गांवों में बिजली आती थी, अब 6 लाख हो गया है। रोड नेटवर्क हमारा 200,000 किलोमीटर्स था, अब कुछ तो बढ़ा है। And finally, and this one, if I were to ask you to get, I'm sure you would not be able to guess, कि इंडिया का लिटरेसी रेट उस दौरान क्या था। और अगर आपके मेरे इस सवाल के कोई गेसेस हैं तो प्लीज चैट विंडो में लिख देना, इट कीप्स द सेशन इंटरैक्टिव। पर उस टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट एक्चुअली 15% से भी कम था, एंड नाउ इट इज अबाउट 75%। तो पहली बात तो ये है that from 1947 to now India has made a lot of progress, and sometimes we tend to forget that progress. Now जब 1947 हुआ, and while we have made progress, another quick thing I would say is actually हमने देखा भी बहुत कुछ है। हमने, आप देखें तो स्टॉक मार्केट में के इतिहास में भी बहुत इवेंट्स देखते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी का रेजिग्नेशन हो, चाहे वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो हर्षद पारेख और केतन मेहता का पीरियड हो, 9/11 के टेरर अटैक्स। आई थिंक माय बर्थडे, इंसिडेंटली माय बर्थडे इज जस्ट कमिंग अप, but when I turned 21, 9/11 happened 2-3 days after my 2-3 days before my birthday, and when I turned 25, incidentally Lehman Brothers happened. That was on September 14th, 2008,
And 2 years ago when I turned 35 in September, that was when ILNFS happened. Incidentally, मेरा बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए कि मार्केट में शायद कुछ अच्छा ना हो, लेकिन कोई मेजर बर्थडे नहीं है. But we've seen a lot of events. But we've also seen a lot of positive things, which is what I've highlighted in blue. I think we tend to see the red more than the green. It is very glamorous to talk about itna market capitalization gaya, desh ka kuch nahi hone wala hai. We've also seen a lot of positive things. आपने liberalization देखा है, आपने चिदम्बरम का ड्रीम बजट देखा है, Infosys, Coal India, बहुत ऐसी कंपनीज की लिस्टिंग देखी है, स्टिमुलस पैकेज देखा है, and more recently you have seen things like Make in India, GST, etc., etc. So we have seen everything. Now, in 1947, many people will remember these famous words. जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पंडित नेहरू की स्पीच थी उस टाइम की, एंड उस टाइम पे ये एक बड़ी बोल्ड स्पीच मानी जाती थी. अगर आप ट्रिस्ट विद, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आल्सो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की भाषा देखिए, इट वाज अ वेरी बोल्ड स्पीच एट दैट टाइम. एंड इट सेड दैट मेनी इयर्स अगो इंडिया ने एक डेस्टिनी के साथ ट्रिस्ट बनाई थी, एंड वी शैल रिडीम दिस at the stroke of midnight hour when the world sleeps. India will awaken to life and freedom. And at that point, ज़्यादा कोई इंडिया को कुछ बहुत समझता नहीं था. So it was a very bold thing to say. हमारा मानना है एडलवाइज में कि पिछले 70 सालों में इंडिया हैज एक्चुअली मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो देश में आई है. However, अगर हम आगे जाके देखें 2025-27 की ओर, we think another tryst with destiny is now coming. It is an economic tryst with destiny. That as the world grows at a slow and steady pace, there will be a period when India will awaken to economic scale momentum and sophistication. And you can almost take Pandit Nehru's speech of that time and translate it to this time, but this time for economics. We took 70 years to become a $1 trillion economy, then the journey to double. But now as we go from 2 to 5, I think whether it is 25 or 26 or 27, and I think COVID can stop you 1 year idhar udhar, but I think we think ahead, there is an economic tryst with destiny. And today I want to share with you briefly 4 reasons why we think India will make an economic tryst with destiny. पहली बात ये है कि नई पॉसिबिलिटी शुरू होंगी. अब आमतौर से जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, किसी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं, तो 2 ग्रोथ के मॉडल होते हैं दुनिया में. एक तो चीन और जापान वाला मॉडल होता है और एक यूएस वाला. द चाइना एंड जापान मॉडल इज अ वेरी एक्सटर्नली फोकस्ड मॉडल वेयर यू डिपेंड अ लॉट ऑन स्टेट स्पेंडिंग, लेवरेज, एक्सपोर्ट्स, etc. The other model is the US economy of the 1980s, where you realize that I have a very strong demographic base. I am going to deregulate my market. Debt levels बहुत कम हैं और ये मेरा growth model होगा. और मुझे लगता है कि India is very similar to the US of the 1980s in that kind of growth model, and we will all be big beneficiaries of this. In fact, India will add the combined workforce, in my opinion, of UK and Germany by 2025. We are a country where people have very low levels of household debt. ये आप देख सकते हैं, Japan, Spain, China. We have very low levels of household debt. And आज की तारीख में regulation is empowering the household. चाहे वो जनधन जैसी चीजें हो या वो रेरा जैसी चीजें हो, household के हाथ में power ज़्यादा आ रही है. दूसरी बात ये है, and I think we don't appreciate it enough, we are a country with one of the youngest labor forces in the world. In fact, India will account for 1/4, and this is a big number, guys. 1/4 of the world's incremental labor force by 2025. We are the only emerging market जिसकी एक बड़ी labor force add होगी और एक trained labor force add होगी. तो young India is a backbone of prosperous India. As all this happens, as this deregulation happens, as you have this young population, हमें लगता है एक financialization जिसकी हम बात करते हैं और जिस क्षेत्र में हम हैं, म्यूचुअल फंड है, उसको भी बहुत बेनिफिट होगा. Credit will become easily available to the household, and in fact, if you look at the US, मेरे से लोग बहुत ये active passive की आजकल बात करते हैं. The US mutual fund movement actually took off in the 1980s, जब equity penetration, mutual fund penetration took off हुआ, and COVID के दौरान now, and Anurag said this, digital transactions will often rise, so financial sector will be a big driver of savings.
In fact, if you look at this, this is a quick chart. It shows you how आज की तारीख में हिंदुस्तान इन्वेस्ट 1-2 साल पुरानी है, और आप देखेंगे कंपेयर टू चाइना, यूएस, यूके, जर्मनी, हमारा अभी भी रियल एस्टेट में कंसंट्रेशन बहुत हाई है. Financial assets are relatively small today for us. This is how it will look like in 2025. So if you look at the bottom graph, that is 2017. If you look at the top graph, that is 2025. Mutual funds, and that makes me very happy, should go from 1% to 5%. And this is individuals, not corporate. Real estate will come down, gold will come down, deposits will go up, insurance will go up. So financialization जो assets है वो अभी शुरू हुआ है. मेरे से बार बार पूछते हैं, क्योंकि Edelweiss Mutual Fund and Anurag was very kind to mention our growth journey. जब हमने शुरू किया था तो लोग कहते थे कि यार आप तो बड़े लेट एंट्रेंट हो इस एक्सरसाइज में, आप तो इतने लेट हो, इतने साथ. तो मेरा रिएक्शन ये है कि ये तो इंडस्ट्री ही इतनी छोटी है. जिस इंडस्ट्री में आपका प्रधानमंत्री जाके लोगों से कह रहा है कि बैंक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो, उस इंडस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड मैच्योर मार्केट है. इनफैक्ट इन इंडिया म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स निकाल दो, मस्ट बी 4-5% ऑफ जीडीपी. अगर आप वर्ल्ड एवरेज लो, just world average of mutual fund penetration is 40% of GDP. तो financialization की journey तो अभी शुरू नहीं हुई. So there is no question of late entrant or early entrant. We are all in early childhood. The third thing that I think will become very important for India is consumption. Consumption की already बात हुई है, COVID के दौरान suppress हुआ है, लेकिन कहानी नहीं बदल रही. This paradigm जिसे हम कहते हैं, हम eat better, live better, feel better. So you will invest more in food, you will invest more in living, and you will invest more in lifestyle. That will become very, very big. E-commerce will be a big spender, and that also is something that COVID has accelerated. In fact, when I moved back from the US to India, a lot of people used to ask me कि भाई आप वापस क्यों आए? One of the things that excites me about India, जो मुझे लगता है कि अगर आप हमारी हर स्टेट देखें इंडिया में, if you look at any state in India, that has the potential of countries. तो अगर आप यूपी देखें, जहां से मैं आती हूँ, तो यूपी is economically and opportunity wise the size of Brazil. अगर आप एमपी देखें, that is the size of France. महाराष्ट्र is the size of Mexico. ये कोई छोटी बात नहीं है. And today we are sitting at a GDP per capita of somewhere between $2,000 odd. Soon we are going to do that journey from 2,000 to 5,000. And you see in markets like China, when you move from a GDP of $2,000 per capita to $5,000 per capita, which is the journey that India is going to take, there is a real change in consumption. अब लोग toothpaste वगैरह ज़्यादा नहीं खरीदते, but they really invest in eating better, living better, spending better. Finally, I think the fourth and most critical theme that we all think is going to be infrastructure. Infrastructure is very, very important. हमें पता है कि हमारे शहरों में दिल्ली के रहने वाले शायद ये जानते होंगे कि on the average pre-COVID, per kilometer speed on our road, I think was 8 to 9 kilometers an hour. That is not sustainable. So there has to be an infrastructure boom. In fact, by 2025 to 27, India is projected that we will have 150 airports. We will be one of the world's largest aviation markets, and people will take 2 times the number of trips as they did before. In fact, we have one of the poorest, this is metro connectivity in India. We have one of the most abysmal, worst metro connectivities, but at least me sitting in Bombay can tell you that pre-COVID, there was huge metro construction. By 2025, 25 cities in India should have metro connectivity. And by the way, we have a lot of roads. We just don't have good quality roads. So we have some of the highest road density in the world. We don't have good quality roads. We hardly have national highways, state highways बहुत कम है. That is expected to change with projects like Bharat Mala. So ये 4 themes हैं. And I think people also wonder कि अच्छा ये themes तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलने वाला है. I think I'll just tell you a quick anecdote of the US. When this all happened in the US, from 1950 to 1970, I think, 60 to 70, it took about 20 years for the US stock market to double.
The next cycle, it took 10 years for the US stock market to double. But from 1990 to 2000, the stock market doubled the stock market went up 5 times in 10 years. And that is the kind of growth that they saw in market capitalization. So while what you see today is a bump, if India accomplishes anything close to what we think it is, वो market में भी reflect करेगा और वो हम सबकी life में भी reflect करेगा. अब let us come to the second part of the presentation, which is today. हमने कल की बात कर ली और आने वाले कल की बात कर ली. अब थोड़ी आज की बात करते हैं. आज का जो दौरान है वो chaos का दौरान है, ये तो for sure है. Now, if any of you are present on the chat window, I want you to help me do a little thought experiment of the past. और ये मुझे chat पे अगर आपको सवालों के जवाब पता है तो आप please मुझे बताइएगा कि, and I guess you saw it, but the Prime Minister of India was who in 1989? Does anyone know? So it was VP Singh. The Prime Minister of India was VP Singh in 1989. VP Singh जी तभी power में आए थे और एक महीने बाद, I think this was in December of that year, he came to power and he came on TV and he said the coffers are empty. Coffers are empty essentially means the government has no money. आप जरा आज की रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के जमाने में सोचिए, if the Prime Minister on TV were to come and say the coffers are empty, तो क्या होता? Now I'm going to tell you the story of the rest of the decade, and just imagine yourself that if you were a young advisor who had started with Nivesh or just started in the capital markets और आप हिंदुस्तान को देख रहे होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? So what were some of the significant events, and you can add them to the chat window, that happened in India in 1990 and 1991? Can anyone guess what are the significant events? Just think about that time, 1991 mein, what were the significant events that happened in India in that period? So let me start. 1990 में गल्फ वॉर हुआ था, मंडल कमीशन हुआ था और चंद्रशेखर गवर्नमेंट पावर में आई थी. 1991 में राजीव गांधी जी असैसिनेट हुए. Narasimha Rao became prime minister at that time, and people were not very excited about Narasimha Rao as a prime minister क्योंकि वो नेहरू गांधी फैमिली के थे. 1992 में बाबरी मस्जिद हुआ. India had a balance of payments crisis and the currency went from 20 to 30. Again आप अर्नब गोस्वामी का दौरान सोचिए, if the currency depreciated by 50% in a month तो क्या होता देश में. 1993 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए. 1994 में पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ. If you were that person who had just started his career in the first half of the decade, you would have thought इस country का कुछ नहीं हो सकता. It is chaos. Now let me ask, and many of you are veterans from that time, what did the stock market do in this period? So in 1989, if I'm not wrong, the Sensex was 700. What do you think it was in 1994? Any idea? It was 4,000. This is the journey of the Sensex in that period. And the point I'm trying to make is आपको आज का दौरान chaotic लगता है ना इंडिया में? India has always been chaotic. In fact, Rashesh often says that India and investing in India is like standing in a pile of mud thinking कि यार आज का दिन कैसे खत्म होगा? But when you look outwards, when you look out 5 years, it is actually pretty calm and nice. And I think this is the nature of equity investing. It is chaotic in the short term, but not so bad in the long term. And I think when you look at equities, and as I go into this section, I want to tell you, one, the good part of investing in equities, two, the bad part, and more importantly, 5 pieces of investment advice. So the good part of investing in equities, ये तो सबको पता है. In the long term, equity पैसे बनाता है. In fact, आज के real return के ज़माने में जहाँ interest rates इतने कम हैं, since 2001, equity returns have been more than 150% versus FD returns. तो ये तो पता ही है. The second is equity allows you to participate in very high quality businesses. And the third is equity is very, very liquid. It offers better liquidity compared to physical assets. मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप अपने घर की कभी वैल्यूएशन करते तो आप उसे और आपके घर की रोज NAV आती ना और उसको स्टार रेटिंग मिलती और वैल्यू रिसर्च पे डाला जाता, you would have a very different perspective on your house than you do now. Now the bad news about equity. The problem with equity is, we all know this, it can be very volatile. 50% capital गिर सकता है. और आज के दौरान जो स्टेटमेंट आते हैं, there can be periods where you do not make money in 3 to 5 years. People keep telling me, मैडम 3 साल में equity में पैसा नहीं बनाया. हो सकता है. In fact,
in a 1 year period, you have 1 out of 3 chances of losing money in equity investing. So this is the good and this is the bad. Now, I want to take you to this quote, which I always remember in my tough times, from Marilyn Monroe. And she said this about herself, but I think ये equity investing के लिए भी लागू होता है. If you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. This is very true of equity investing. If you don't stick around in the bad times, or if you don't invest in the bad times, there is no chance you'll be around to see the good times. So, 5 ways to handle equity investing and volatility and focus on financial freedom. And I'm going to illustrate this through 5 stories. So the first story I want to tell you is about emotional control. Now, everybody on this call has heard of Isaac Newton, and this is a true story about Isaac Newton. Your children will tell you, we all know this. He's famous for the Newton's laws of motion. Shayad hum sabse zyada IQ Isaac Newton ki is probably one of the smartest men to have walked the earth. This is his story of failed investing in a company called South Sea Company in the 1800s. ये आप जाके पढ़ सकते हैं. तो न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन ने ये साउथ सी कंपनी का स्टॉक खरीदा 180 के भाव में. स्टॉक वेंट टू 360, तो वो बड़े खुश हुए साहब. He exited the stock, पैसा डबल हो गया. Then his friends got rich. He got this feeling which we call FOMO, which our children call FOMO. FOMO वाली जो भाषा है. And when FOMO happens to you, तो आमतौर से इंसान क्या करता है? He jumps right in. So he re-entered the stock at 680 with much more money. Stock went to 1050. Felt very good. Finally, the stock went to 175 and he exited. And he made a statement that I can understand the motion of planetary bodies, लेकिन ये मुझे market की madness और लोगों की madness नहीं समझ आती. And I think you genuinely live in tougher times than Isaac Newton. And as an advisor, I would tell you it is very important to have high EQ at this time. India is a market where we swing from extreme to extreme, whether it is about politics or crickets or films or markets. Please try and be balanced and use the opportunities जब लोग कह रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, to actually make your clients invest. इससे बहुत फायदा होगा. Bad years are good for investors. We just did a quick analysis. This is calendar year wise returns in the first row. And the second is, if you had invested fresh investments in equity that year, what your returns would have been. If you see the red years, 2007, 2009, it was a great time for the market, but people investing then have not made fresh money. But this was just the time when everyone said, Sensex will go to 1 lakh, achhe din aa gaye hain, all that stuff. If you look at years like 2000, 2001, 2002, 2008, 2011, March 2020, these were times where everyone said Nifty to 2000 तक चला जाएगा, दुनिया खत्म होने वाली है, देश का कुछ नहीं हो सकता, government नहीं टिकेगी. But they were very good years to invest. So bad years are rewarding. Please try and be थोड़ा सा counter cyclical. The second piece of advice that I want to give you is that it is important to stop this whole business of market timing. Everyone knows our investing decision making cycle, and people are constantly asking me, Madam, ये time पे खरीदना चाहिए. I don't understand why people ask fund managers when to enter the market. I don't think anyone does a very good job at this, to be frank. Sometimes people come to me and they say things like, Madam, Nifty 11,000 पे है. अगर मुझे पता है that it will go to 7,000, should I sell everything I have and then buy again at 7,000? And I have 2 questions for you. If you actually know that the market is going to go from 11 to 7, you are brilliant. तो आपको मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. Secondly, even if it went to 7,000, when everyone would think कि 50% correction हो गया है, दुनिया खत्म होने वाली है, आप में खरीदने की हिम्मत होती? So I think this opportunity of trying to time the market is a little bit of a silly one. The better thing to do is do the simple thing, invest, 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 invest. One of the very useful things that the mutual fund industry created was the SIP/the STP/the SWP. And I even tell everybody who's looking to invest in equity right now for their clients, please use the SIP and STP route. मैं खुद personally बहुत SIP करती हूँ. I invest 30% of my post-tax income via SIP. I have never stopped an SIP. And my logic for doing SIPs is a little like tax.
tax is something I have to pay. I know I have to pay it. मैं उसका कुछ कर नहीं सकती. SIP is something I know I have to do. It keeps a great discipline on my behavior. And I think please use the power of automatic investing. It makes the life of your clients much easier. These days, there's a lot of cynicism like everything else about SIPs also. So we did a quick analysis of whether SIPs have actually made money for people. Because people these days are writing 3 साल का, 5 साल का return, FD से कम है, all this kind of stuff. So this is an analysis in the blue line of SIP returns. The red line is market returns. And what we are showing is 2 things. We are showing different scenarios of market. 0 to 8% market return, 8 to 12, 12 to 15, more than 50. Even in periods where markets are up only 0 to 8%, your average SIP return is 9%. That's not bad. That's actually quite good. So SIPs do work, and they work better in bad markets. In fact, they don't really work very well in good markets. If you look at the more than 15% category, SIP and market return is the same. You benefit from SIPs in poor markets. So please use this thing called automated investing. Ye constant trying to time the market doesn't work. The third thing I want to tell you is about the power of investing in the simple things. And I really believe that we don't seek simplicity enough. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट थीम 2007 में क्या थी, तो chances are all of you would be able to tell me this. I got married in early 2008. My wedding was on the day of the Reliance Power IPO. And my father, and I'm not kidding, on my wedding reception was more worried about the allotment in Reliance Power than my wedding reception and the guests coming. And my mother and him had a huge fight that day. And that was the craze of Reliance Power. 2007 was an infra year. 2008 was a year of debt funds. 2010-11 were years of gold. 2012-13 were years of pharma and FMCG. Then there was this whole Achhe Din mid and small cap phase. And finally, there has been a pharma and healthcare phase again. I don't think any of this is wrong. But I think this constant desire to say, aaj liquid fund se arbitrage mein chale jate hain. Chalo, aaj arbitrage fund acha nahi karta. Let's go to small cap. Acha yaar, small cap acha nahi karta, to infra kar lete hain. Fir infra acha nahi karla, to gold kar lete hain. We love to take action. Action lene se you feel very intelligent. Ki main constantly कुछ ना कुछ कर रहा हूं. So I think you don't need to take so much action. 80% of your portfolio should be simple stuff, home cooked food like dal chawal. 20% you can eat out, but 80% of your portfolio should be simple. One of the analysis we did is that if you had followed this chart and invested in all the popular themes of this time, all the way from infra to pharma, what would your returns have been? That's what you see on the left, that's 6%. So if you had invested in all the popular themes of the time, your returns would have been 6%. But if you had invested in just the Nifty 50 or a multi-cap fund, your returns would have been well over 7%. 7% मैं आपको निफ्टी का दिखा रही हूँ. अगर आप कोई large cap, multi-cap fund देखेंगे, तो ये 8-9% होगा. मैं पॉइंट क्या बनाना चाह रही हूँ, साधारण चीजें हमें करना अच्छा नहीं लगता. जैसे घर का खाना से आदमी बोर हो जाता है, लेकिन घर का खाना लॉन्ग टर्म हेल्थी होता है. तो 80% ऑफ लाइफ शुड बी स्पेंट डूइंग सिंपल थिंग्स, especially in a country where your index itself will probably grow at 8 to 10%. In fact, there is a company called Fidelity that did this analysis of which of their customers actually made the most money. And they realized that dead accounts, accounts which were the ones that just left their money and forgot it, were the ones who made the most money. The fourth thing I want to tell you, and I want to use a slightly different example here, is about time. Now, everyone says time is important. This presentation is in the middle of the day, but I'll still take the liberty. So I'm going to talk about a very different asset class, and that asset class is whiskey. Everybody knows whiskey. I'm not a whiskey drinker, but my husband is. So a few years ago,
Nalin and I, my husband Nalin and I, we went to Scotland and we went to a single malt distillery. And जो लोग whiskey पीते हैं वो जानते होंगे कि single malts are some of the finest in and most sort of prized assets in the business. तो फिर हमने देखा कि ये single malt जो चीज है, just hold on 1 second, ये जो single malt चीज है ये बनती कैसे है? And one of the things we realized is the process of mixing a single malt is actually very, very simple. It doesn't take very long, 10-15 दिन का काम होता है single malt बनाना. However, after you mix the single malt, what happens is the malt sits in a cask and it sits there and it sits there and it sits there. And over time, it acquires age and maturity of the cask, and with time it acquires value. And with time, sorry, my signal a little issue. So with time, it acquires value and it just keeps sitting in the cask and sitting in the cask. Now, this is a picture that I actually took from this distillery, and this shows you how the single malt color changes over time. One thing that the distiller told me at that point in time is that actually, if you look at a single malt, for the first 3 years, the substance that is there is not even qualified to be classified as whiskey, for the simple reason that it has not spent enough time in the cask. Until you have put enough time into the process, you don't even qualify to be called whiskey. I think the same thing is true of equity investing. If you have not stayed invested for 3 years, you actually don't qualify to even classify as an equity investor. Now, one interesting thing in terms of the example of compounding, this is the price of single malts from the same distillery. Let's just take an example. A 12-year-old single malt costs 40 pounds. Let me age the single malt a little bit. An 18-year-old one costs 80 pounds. Age has gone up 50%, but price is double. Now let's look at a 23-year-old malt, 400 pound की हो गई है. 25 साल की malt, 2000 pound की हो गई है. This is the power of sitting in the cask and staying invested. आजकल की तारीख में लोग कहते हैं, I'll buy a small cap fund for 3 to 5 years. It doesn't work. Compounding happens when you sit in the cask for a long time. Please remember this example. In fact, if you think whiskey is the only good investment, I did the same analysis with the Nifty. By the way, the Nifty is about the same. So whiskey and markets and malts, both money and malts are good investments. You just need to give them time. The last example that I want to give you, and the last lesson, and I think this is the most important one for a volatile market, is that when you invest in equities, asset allocation is important, and it only works when you counterbalance it with debt. Equity doesn't mean 100% equity. Now, equity is a very glamorous asset class, and people love equity, market upar niche jata hai. Debt is a very unglamorous asset class. I'm going to give you a little example that I learned from the friend in the film industry. Now, when you think films, you think, and my friend at Dharma Productions, who's the CEO, told me this there. When you think films, you think badi budget ki film, Sanjay Leela Bhansali, all this kind of stuff, Bajirao Mastani, 100 crore ka budget, etc., etc. But actually, films that are profitable are films that are small. This is a list of the box office that I got from him only of the cost of various films and their return on investment. Cost is like the risk of a film. Actually, you see, जो छोटे बजट की पिक्चर है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है. बड़े बजट की पिक्चर ग्लैमरस बहुत है, लेकिन ROI कम है. हमारे एग्जांपल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ये ट्रू है, बिकॉज बिग बजट पिक्चर्स रिक्वायर अ लॉट टू ब्रेक इवन. High risk investments in many cases require a lot of have a lot of challenges if you lose money. There's a very simple math that if you have 100 rupees and 100 rupees goes to 80, if you lose 20%, you need 25% to get capital back. But if you have 100 rupees that go to 50, if you lose 50%, you actually need to double your capital to go back. So losing money
actually, and losing too much money can be very difficult. And I think equity markets have been so volatile that you have to find ways not to lose money. In fact, markets have always had a way of proving us wrong. They bounce back just when we think it's a bear market, and they fall when we think it's just a bull run. So you have to find ways not to lose money. March is the classic example. I think March में सबको लगता था दुनिया खत्म होने वाली है, but markets bounced back very, very quickly in that. And I think our equivalent of a small budget picture in the money management world is something that I call a balanced advantage fund. Balanced advantage fund is my favorite category of fund. It is a fund that invests in both equity and debt, and it shifts its allocation between equity and debt. If you look at this chart, and it's a very interesting chart, as I said, if you invest in pure equities, 1 out of 3 times you have a probability of losing money. If you invest in 50-50 equity debt, 20% times you lose money. If you invest in the average BAF, 10% of times. However, look at 3 years. If you invest for 3 years, equity mein 1 out of 5 times you have a chance of losing money. But in a BAF category, you actually don't lose money over 3 years. So BAF आपका negative return कम करता है. It is like the small budget picture, less glamorous, but far better in terms of return on investing. And you actually see that. If you see this data, this is the category average, and we haven't taken our own BAF here. If you look at the category average of BAF over the last 5 years, and you look at Nifty, large cap funds, large and mid cap funds, multi cap funds, BAF has delivered a better outcome than this category with much, much lower volatility. So please use this time to embrace solutions like BAFs, which can give investor equity ka upside, but with less heart attack and less capital investment. Finally, I'll just summarize the thoughts here. 5 बातें हैं जो याद रखनी चाहिए. Emotional control बहुत जरूरी है. आप जरूर वो आइजैक न्यूटन का एग्जाम्पल याद रखिएगा. दूसरा, मार्केट टाइमिंग करना इज नॉट अ वेरी वाइज आइडिया. SIP का जरिया अपनाइए. तीसरा, बेसिक्स में इन्वेस्ट करिए. बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू चेज एवरीथिंग. घर के दाल चावल की याद रखिए. Fourth thing I said is that time is very very important. Whiskey वाला मेरा एग्जाम्पल याद रखिए. एंड फिफ्थ इज कि आप एसेट एलोकेशन जरूर करिए. इक्विटी का ये मतलब नहीं है कि आप 100% इक्विटी करें. जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना करिए, और डेट को शील्ड के तौर से यूज करिए. देयर इज अ रीजन ऑल दिस कम्स टुगेदर एंड स्पेल्स इक्विटी. आई थिंक इट डिफाइंस द 5 reasons to invest in equity and the way to make this process easier. I want to end this session with a small poem. I think ये पोएम और ये कविता निदा फाजली ने लिखी थी, और ये हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ कहती है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहती है. सबसे ज्यादा ये निवेशकों को बहुत कुछ कहती है. मैं इसे हिंदी में सुनाऊंगी और फिर आई कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. बट इसेंशियली व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज कि जिंदगी की जो जर्नी है, इन्वेस्टिंग इज अ डिफिकल्ट जर्नी, इट इज अ वॉलेटाइल जर्नी, बट द थिंग यू हैव टू डू इज मेक फ्रेंड्स विद वॉलेटिलिटी. यू कांट रन अवे फ्रॉम वॉलेटिलिटी, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद वॉलेटिलिटी. तो कविता ऐसी जाती है कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो. किसी के रास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के रास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. तो जो निवेश का सफर है और जो हिंदुस्तान का सफर है, ये जो दोनों सफर हैं, इनमें धूप तो होगी. ये जानते हुए एज एडवाइजर्स, एज AMCs हमें चलना है. और हम अकेले नहीं हैं इस सफर में, बहुत लोग हैं इस भीड़ में, मार्केट में पैसा बनाने के लिए, सपने साकार करने के लिए. दूसरी इसकी पंक्ति है कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं. अब किसी के वास्ते मार्केट तो बदलता नहीं है, ना कोविड आपके वास्ते जाने वाला है, ना इकोनॉमी आप बदल सकते हैं, आपके तो हाथ में नहीं है. लेकिन आपका जो खुद का बिहेवियर है, आपका जो खुद का बर्ताव है, वो आप बदल सकते हैं. तो ये जानते हुए आप आगे चलिए. तो विद दैट आई विल स्टॉप. 40 मिनट भी हो गए हैं, एंड मे बी वी कैन टेक सम क्वेश्चंस. अनुराग जी, ओवर टू यू. Thank you, Radhika. I think it was very interesting presentation, and we are getting comments like that कि जो आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, उनको स्टोरी फॉर्म्स में बहुत ही इजीली कम्युनिकेट किया है हमारे एडवाइजर्स, हमारे ऑडियंस के साथ में.
तो क्वेश्चन से जाने से पहले आपकी कुछ लाइफ का कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है, जैसे आपकी जो वीडियो है बहुत पॉपुलर हुई है, द गर्ल विद द ब्रोकन नेक, तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस हियर? I mean, I think thank you for the kind words. I think everybody's life has touches of inspiration. In fact, हर आदमी को लगता है कि उसकी कहानी और उसकी जिंदगी बहुत आम है. मुझे बिफोर आई डिड गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, मैंने तो कहा था कि मैं ये कर क्यों नहीं हूँ, आम लड़की की कहानी है. बट आई थिंक आपकी जिंदगी के you don't have to be from rags to riches. You don't have to conquer Mount Everest, I think, to go out and inspire someone. हर बंदे की जो जिंदगी है उसमें कोई ना कोई कहानी है. इनफैक्ट रादर देन माय ओन लाइफ स्टोरी, आई टेल यू, आफ्टर आई डिड दैट टॉक गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, मुझे हजारों चिट्ठियां आई हैं. जैसे मेरे पास एक चिट्ठी आई है बांग्लादेश से, एक लड़का है, ही हैज अ ब्रोकन चीक हियर. सो ही टोल्ड मी कि मैं वो जिंदगी भर वो चीक को कवर करके चलता था, लेकिन आई रियलाइज कि वो चीक मेरा हिस्सा है. तो इस टॉक के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया है कि मैं वो चीक को लेके चलूं. एक और सब ब्रोकर है, लड़की है, एंजल ब्रोकिंग में काम करती है, उसके सर पे एक बॉल्ड पैच है. She is very embarrassed to talk about it. So she wrote to me saying that now I have the confidence to embrace that. So I think the point I made is that we all have weaknesses. You know, जिंदगी हमें बताती है कि हमें बड़ा परफेक्ट होना चाहिए. आपको शायद याद होगा कि कॉलेज की जो इंटरव्यू होते थे in Bolton, we were trained that they will ask you know, what is your weakness? और आप weakness मत बताना भैया. You find some strength, or you find something to say like I am too perfect, or I have a weakness for dark chocolate, or I work too hard. You know, these fake weaknesses. So life trains us to only be a very strong, you know, perfect person. But the fact is we are all broken. We are all imperfect. And that imperfection is what makes you special, right? I mean, the funny thing is I get publicly known not because I'm CEO of Edelweiss AMC, but because I'm girl with a broken neck. What does that tell you? You are known for your weakness, not your strength. I think that is something for all of us to remember. And I think inspiration I can draw from the story, as an advisor, particularly on customer context में, कि अगर कुछ गलत decision भी हो जाए, things can go wrong, तो we should not be defensive. जो काफी advisors होते हैं कि defensive हो जाते हैं, तो things can always go wrong. बहुत खूबसूरत बात है आपने जो कही, because गलत decisions तो सबसे होते हैं, मेरे से होते हैं, आपसे होंगे, बिजनेस में होते हैं. एंड यू नो, इन इंडिया वी थिंक कि गलत डिसीजन उस आदमी से हुआ है जो लेजी है या चोर है. गलत डिसीजन इसलिए होता है क्योंकि आप इंसान हैं और आप सीखते हैं. बट द बेटर थिंग टू डू इज टेल अ कस्टमर इफ यू मेड अ बैड डिसीजन, मैंने गलती कर दी भैया. I have always found when I have made mistakes, and I have made plenty of them in my asset management career, that if I go to an advisor or a customer and say, I have made a mistake, I am sorry, this is how I plan to correct it and never do it again, वो मुझे माफ कर देता है. हम लोगों की माफ करने की क्षमता इंसानों के लिए बहुत अच्छी होती है. अगर आप खुद को भगवान बना के रखेंगे तो कोई, भगवान को कोई माफ नहीं करता, इंसान को माफ करता है, तो इंसान बन के रखो. Exactly. तो एडवाइजर्स को जो काफी ये देखते हैं कि वो कस्टमर से बात करना बंद कर देते हैं. यू नो, इन्वेस्टमेंट हो गया और अगर लग रहा है कि पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो कस्टमर को कॉल नहीं करेंगे. तो आई थिंक वी कीप टॉकिंग अबाउट इट. And what is your thought on that? I'm going to tell you, I'm glad you brought this up. I'm going to tell you a small story इसकी बारे में. And I think unfortunately in our industry, मुझे लगता है जो ये सेल्स का रोल है ना, चाहे वो एडवाइजर्स का है या AMC के सेल्स वालों का भी है, ये बहुत underrated है. I am saying this very honestly, I'll get into trouble. We make gods out of our CEOs and especially our fund managers, and we undervalue the people who are on the ground talking to people all day. I was in a firm called AQR Capital, as they said in my introduction. 2007 की बात है, and 2007 में there was a big meltdown in August, and हमारा I think $4 billion का फंड था, उसने 2 दिन में it was down 50%. I mean, that is a huge amount of money. And the second day it happened, और हमारी कंपनी का P&L ना लाइव इंटरनेट पे दिखता था सारे एम्प्लॉइज को, so you could not hide this, everyone knew. हमारे जो सेल्स हेड थे ना उस दौरान, वो छुट्टी पे थे बर्म्यूडा में. His name was David Kabila. तो पूरी दुनिया पैनिक थी कि ये यार सेल्स हेड नहीं है यार, यहाँ क्या होगा, 50% रिटर्न डाउन है. तो अगले दिन आफ्टर 2 days दिस हैड हैपेंड, वो अनरीचेबल थे. उनका फोन आया कि देखो हमने $2 billion खोए हैं, बट आई हैव गॉट $1.5 billion बैक फ्रॉम फ्रेश कस्टमर्स. एंड ही सेड आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन और क्वांटिफिकेटिंग, मैं कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा था. And I think that is the power of a sales guy.
good relationships. What David taught me in 2007 and 8 is that every crisis ultimately is a crisis of communication, and running away from the problem is the worst thing an advisor can do. वो conversation गंदी होने वाली है, by the way. I will tell you कि इस time पे आपकी client की और हमारी distributor की conversation कोई pleasant नहीं है, लेकिन उसे avoid करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है. In fact, I have a philosophy and Edelweiss AMC Indrani knows this, is called bad news first. बुरी खबर है ना तो जाके क्लाइंट को सबसे पहले दे दो. वो मीडिया से सुनेगा ना तो उसे गुस्सा आएगा, आपसे सुनेगा ना तो यू कैन कंट्रोल हाउ टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन. मीडिया से सुनेगा तो मसाले के साथ सुनेगा. एब्सोल्युटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो जो एडवाइजर्स के लिए प्रैक्टिकल चैलेंज होता है, उस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं पर्टिकुलरली, दे डू गेट इंपैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, राइट? तो हाउ टू रियली कंट्रोल दैट सिचुएशन? जैसे आजकल बहुत सारे कस्टमर्स एसआईपी बंद करना चाहते हैं, या उनको ये लगने लगा है कि मार्केट तो कभी ठीक होगी नहीं, तो किस तरह से उस तरह की सिचुएशन को एक्चुअली में कंट्रोल किया जाए? No, I think very relevant. I do these classes on communication. I think one is you have to sit and have conversations with customers and don't expect कि हर conversation में लोग आपकी सुनेंगे. पहली बात तो अगर कोई कस्टमर ना खुश है ना तो सुन लो उसकी. अपने ईगो को पानी की तरह ग्लास में फेंको, ग्लास को नीचे फेंको, टूटने दो और उस पर चलो. मुझे किसी ने ये कहा था, तो ईगो मत लाओ, बुरा टाइम है. See, realize in the customer's shoe, he is going through probably a job loss, weakness in business, fights with his wife at home, बच्चे दोनों घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल के साथ झगड़ा चल रहा है. तो सबसे पहले आप खुद को उसकी शूज में रखो. दूसरी बात, then when someone is trying to stop an SIP now exit equities, I ask them some questions कि आप ये क्यों कर रहे हो? आप ये SIP, अगर आपकी इनकम कम हो रही है then you should definitely stop it. I'm not questioning that. But अगर आप equity से निकल रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? सर मुझे आप निकल जाना, लेकिन मुझे बता दो आप क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो आप इस पैसे के साथ. I find that when you bring the question back to goals, na, people get less emotional. If the question is on returns and markets, then people, it's very hard to argue. But if the question comes back to goals, people become far less emotional. कि आपका तो गोल था ना कि आपको 10 साल बाद रिटायर करना है, तो इस गोल का क्या होगा अगर हम ये करें. So try to bring back the personal in personal finance. And I think once the personal comes in, people start making a lot of sense. Use data. Use some intelligent data. One of the charts I showed you on SIP, I have found very useful with customers. Just to tell them कि आप 10 साल की SIP करोगे तो बुरे से बुरा नहीं होगा. Show people कि in the worst case क्या हो सकता है. In the worst case, 0 to 8% return. अगर आपकी SIP 9% दे रही है तो वो तो बहुत बुरा नहीं है. It's not so bad. Yeah, absolutely. There are a few pieces of advice that I think might be useful. Yeah, absolutely. I think very important for our friends कि जब कस्टमर से मिलने जा रहे हैं तो डेटा अपने साथ कैरी करें. इतना इंटरेस्टिंग डेटा काफी एमसी से अवेलेबल होता है, तो वो प्रेजेंटेशन अगर हमारे साथ है, हम डेटा दिखा सकते हैं. तो एक्चुअल में पर्टिकुलरली आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स दिए हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से ग्रोथ हुई है, आगे किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. ग्रोथ तो होनी है, तो इंडिया कोई बंद होने वाला नहीं है कि सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा. तो 4-5 साल के होराइजन से अगर उस चीज को क्लियर किया जाएगा तो डेफिनेटली पीपल विल अंडरस्टैंड. तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडेक्स फंड बेटर है या हम वी शुड कंटिन्यू टू बी विद द मैनेज फंड्स? Okay, so this is a question that comes up. I think this is actually a very silly question in an Indian context. मैं इसका थोड़ा macro जवाब दूंगी. And by the way, I run one of the largest passive businesses in the country in Bharat Bond, and I'm just launching 2 index funds, but I'm still not going to give you a biased answer. I think both are great things to have. Both are not very different. I keep telling people who are doing direct equity these days, चाहे आप direct equity करें, आप index fund करें, आप ETF करें, आप mutual fund करें, आप international equity करें, आप PMS करें, कर तो आप equity रहे हैं. Equity की risk तो नहीं बदलेगी. The good habits that we talked about in equity investing apply to this. So both are okay. I think in India, the challenge is not one of index fund or this. It is the challenge of moving money from bank accounts to mutual funds. You know, when this debate in the US, this whole index fund movement happened after equity penetration was 80-90%. आपके 4% है यार. तो you know, your question is not about pie ऐसी है उसको इसमें divide करें और उसमें divide करें. Your question is about expanding the pie. Again, you live in a country where the prime minister is saying, भैया बैंक अकाउंट खोलो, आप इंडेक्स फंड की बात कर रहे हो. So this comparison to the US, and I love the US market, but you want to compare to the US, please compare to the US market in the 80s. That is where we are. You can't compare a market like India to a market like the US and having lived in both markets. Absolutely. So I think message is कि जो noise है
advisor should cut away the noise and focus on the basics, as you rightly said, right? इतने customers हैं, उनका बैंक अकाउंट में इतना पैसा है. We also look at the data कि इंडिया में सेविंग्स अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट में इतना पैसा है जहाँ रिटर्न इतनी कम है. तो उस पैसे को मार्केट में लाना, म्यूचुअल फंड में लाना, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने बीच में बीएफ प्रोडक्ट वर्ड का यूज किया, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज BAF एंड कैसे काम करता है. Sure. So I think I should have done that a little more. So BAF is my favorite category of mutual fund. It is basically the dynamic asset allocation or balanced advantage category. ये equity भी hold करता है, debt भी hold करता है, और equity और debt के बीच में shift करता है market के मुताबिक. So on average it holds 50% equity, can hold 30, can hold 80, बाकी debt में करता है, but it's an equity fund for taxation. One of the beautiful things about BAF is, मुझे लगता है आमतौर से हिंदुस्तानी आदमी को क्या चाहिए, अच्छे मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड, लेकिन बुरे मार्केट में पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए. विच इज व्हाई आई शोड यू द एक्सपीरियंस ऑफ सम ऑफ दीज BAF फंड्स. आई पर्सनली इन्वेस्ट 70% ऑफ माय मनी इन Edelweiss BAF, and I find that what happens with BAF is कि बुरे मार्केट में, like in March, we were holding in our BAF 30-40% equity exposure, and my return was -10 when market was -30. That gave me a lot of comfort. It didn't. So then I didn't go into stopping SIP and ye karo or wo karo or panic and switch to overnight. So I think when people lose too much money now, and this is scientifically proven, if people lose too much money, you see the worst of their behavior. But if they lose a controlled amount of money, they behave moderately. आदमी टिक जाता है, टिक के बैठ जाता है. He actually sits long enough in the cask to compound like whiskey. And that is why I think constructs like BAF are powerful. So that is what BAF is. एक क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट गुड म्यूचुअल फंड स्कीम. पास्ट रिटर्न को देखें या रेटिंग्स को देखें, तो ये भी एक सवाल रहता है. Okay, so firstly, I think this selection of mutual fund schemes has become a bigger art than managing a mutual fund scheme. इसकी इतनी analytics हो गई है, is unnecessary. I think one, you should have moderate expectations from a mutual fund scheme. Over 3 to 5 years, a good equity mutual fund scheme should be able to do two things. One, beat the benchmark, otherwise you should not pay it fees. Two, it should do better than half of its peers. It cannot, if you chase the top performing mutual fund scheme, you are guaranteed to be a disaster. I wrote this on Twitter once. The single most abused statistic that has hurt investors the most in this industry is the last 1 year return का number. उसके basis पे कभी कोई decision मत लो. In fact, उल्टा decision लो अगर आपको लेना है. So past return matters. But in some perspective, I think a few things. One, understand what the scheme is. उसकी क्या philosophy है, कब अच्छा करेगी, कब बुरा करेगी, ये जानना बहुत जरूरी है. और वो फंड के लिए अच्छी परफॉर्मेंस क्या है. Like if you ask me in Edelweiss BAF, I will tell you that don't expect returns like a mid-cap fund. If your and my expectations are misaligned, you will never have a happy journey for your customer. So understand what the scheme does. Look at its long-term track record. And then there are a few other things to look at. Look at the portfolio of the scheme. I find enough advisors and customers don't look at the portfolio of the scheme. For instance, if you're investing in a balanced fund, please check कि उस scheme में debt क्या है यार. उस scheme में balanced fund में suddenly आपको credit exposure पता चलेगा, then everyone will get very upset. So check the portfolio of the scheme. That is very important. Small cap fund है तो उसमें large cap है, आपको alarm होना चाहिए. Essentially understand what the fund manager does. Secondly, understand, does he do what he say he does? And third, is he able to deliver effectively? ये तीन चीजें. कोई आप स्टैंडर्ड एसेट एलोकेशन सजेस्ट करना चाहेंगे कस्टमर्स को, उनकी एज, अमाउंट या रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से कुछ? I actually don't believe in this age-based asset allocation. I am a personal failure on it. When I was 22, 23, I lived in the US and I thought I was super young. तो मुझे सारे पैसे equity में डाल देने चाहिए और मैंने कर दिया. It was a disaster in 2008 because what I did not realize is I'm a very high risk professional. I work in capital markets. In a bad year, like I work at Edelweiss right now, our stock is down, the companies, the AUM goes down, the fees go down, my bonus goes down, then my investments go down, plus my husband is also in the same profession. So I am like Nifty ka 5x options. So for me, conservative investing actually works better. So I don't think there is, my father is 70. He's a far more aggressive investor than me because he's retired. He has pension. My mother works. उनके दोनों बच्चों की कोई liability नहीं है, तो he can do whatever he wants. I can't, right?
So I don't think this age-based thing works, and this is why I think advisors are very important, because personal finance is actually very personal. There is no formula behind this. I can tell you 50-50, 20-30, but it's ultimately about your circumstances and what makes you comfortable. I can also tell you, agar mere pati doctor hote na, I would be far more aggressive. Now that's not a function of my age. It's a function of my family. No, absolutely true. Another question is, do you think too many products in mutual funds are confusing customers rather than simplifying things? Yes, I wrote an article on this. I think there are way too many products, and because there are too many products, and we still get, I mean, we don't do too many NFOs, but we still get asked, "आप NFO क्यों नहीं लाते हैं? NFO क्यों नहीं लाते हैं?" I think what an advisor should do is adopt a core satellite approach. And I have multiple funds too. ऐसे 3-4 इक्विटी फंड होने चाहिए और 2-3 डेट फंड होने चाहिए जो कोर एलोकेशन के लिए हैं, जो घर का खाना है. बाकी सब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है वो सैटेलाइट एलोकेशन है. तो 4-5 कैटेगरी कोर, बाकी सब सैटेलाइट. उससे आपकी लाइफ सिंपल होगी. देन यू डोंट नीड टू लुक एट हाफ दिस कैट. सो कोर, सैटेलाइट एंड नेवर विल आई टच. आई हैव 3 कैटेगरीज. बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी मार्केट्स को लेके हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर डाउन, इकोनॉमिक नंबर्स आर नेगेटिव, बट मार्केट्स आर गोइंग अप. So anything again would you want to say? I agree with, we shouldn't be talking about short-term market movements, but still any thoughts there? My only quick thought there is that, you know, markets are often out of sync with ground reality. This is not the first time it's happened. In fact, they're mostly out of sync, either positive or negative. And ground reality is not only the reality of corporate earnings, it is also the fact that interest rates are very low and central banks are expanding balance sheets. So unfortunately or fortunately, you don't live in Great Depression times. You live in times where economy girti hai, central bank is a counterbalancing force. So please remember this. And markets always are ahead of real economy. So markets have written off this financial year of earnings actually. So agle quarter ki earnings kharab hogi, you think the market doesn't know that? It has already written that off. Markets are actually talking about the next year. And probably markets are, we don't know, it's hazardous to predict, but maybe markets are looking a year from now, right? They are. Markets are always ahead forward. Well, that's all. Thank you, Radhika. A lot of positive comments in the chat window about the presentation. So thanks a lot for taking time out. We know it's a very, very busy schedule right now, given it's work from home. So again, thanks, for this time that you've taken. And people are also asking for the presentation because they were interesting data points. So that we'll take from the Edelweiss team. Okay, thank you, Suruchi. Yes. तो बहुत बहुत धन्यवाद एडलवाइस की पूरी टीम का हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज हम राधिका जी के साथ ये सेशन कर पाए. एंड थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर जॉइनिंग अस एंड मोटिवेटिंग अस. And definitely it was a very inspiring session, very motivating session, and a very, very informative session. So thank you so much for joining and connecting with us. Thank you. Thank you. और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए. ये सेशन यहीं समाप्त होता है. धन्यवाद.